हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। पिछली दो वीडियोस में हमने अकाउंट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 अटेम्प्ट किया और पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 टू 41 अटेम्प्ट किया। आज हम पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड भी हो जाएगा। पार्ट 3 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 42 टू 55। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 42 आपका एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन क्या लिखा हुआ है? द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। मतलब हम वर्किंग कैपिटल इसलिए निकालते हैं सो दैट हम मैनेज कर पाएँ बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल को। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, बेचते हैं, वो डेटर्स में कन्वर्ट होता है और एट द एंड वो रियलाइज होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। तो वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल की हम कैलकुलेशन करते हैं सो दैट हम ऑपरेटिंग साइकिल प्रॉपर मैनेज कर पाएँ। रीज़न क्या कह रहा है देखते हैं। It is because the concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of asset। मतलब ये जो एसेट है, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? कितनी जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट टू लायबिलिटीज। तो बिल्कुल सही कह रहा है। वर्किंग कैपिटल आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होगी या आपकी शॉर्ट टर्म एबिलिटी होगी टू पे योर लायबिलिटीज वो ज़्यादा होगी। सो ये बिल्कुल सही रीज़न है। तो एसर्शन रीज़न दोनों ही आपके सही हैं। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो बी मार्क करेंगे। 43rd में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का फिलहाल तो हमको पता नहीं, अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में हमको पता है कि टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं आपकी रेशियोज की। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या इसे ही हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, और फिर आपका आता है आखिरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो ये 4 आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इन 4 के अलावा जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होगा। तो लिक्विडिटी रेशियो तो मॉडर्न वाला है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका पुराना क्लासिफिकेशन हो गया। बैलेंस शीट रेशियो पुरानी क्लासिफिकेशन हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं है। कंपोजिट रेशियो भी आपकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन चुने जहां पर 2, 3 और 5 कवर हो रहे हो। 2, 3 और 5 ऑप्शन ए। मतलब ये 3 कैटेगरीज हैं रेशियो की जो ट्रेडिशनल के हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई थी। आज के ज़माने पे तो हमारे पास ये 4 कैटेगरी ही हैं। तो 43 हो गया हमारा। 44 में आते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो प्राइमरली मेजर्स रिस्क। सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेशियो हमने सुना नहीं है। एफिशिएंसी रेशियो का आप एक्टिविटी रेशियो के बराबर मान सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो मेजर करता है कि रिसोर्सेज आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज आपकी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है ऐसे रेशियोज बताइए, ग्रुप ऑफ रेशियोज बताइए जो रिस्क मेजर करता है। और हमको पता चल गया कि जो एक्टिविटी रेशियो है वो तो इफेक्टिवनेस मेजर करता है, एफिशिएंसी मेजर करता है। तो एक्टिविटी वाले जो भी ऑप्शंस होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। उसके अलावा जो भी होगा वो सब के सब रेशियोज आपके रिस्क मेजर करते हैं। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो 44 का आंसर हो गया आपका
डी। 45 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेशियो इज एन एरिथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अदर। क्या ये बात करेक्ट लिखी हुई है? यस सर, करेक्ट लिखी हुई है। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और आपको याद हो लिक्विड एसिड खुद कैसे आता है? जब आप करंट एसिड में से लेस कर देते हैं इन्वेंट्री एंड आप लेस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कुछ कुछ फॉर्मूले मैं जानबूझ के यहाँ पर लिख रहा हूँ सो दैट आपको रिकॉल हो। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो 1:1 है, ये बात रॉन्ग है, क्योंकि आइडियली करंट रेशियो माना जाता है 2:1। आपके करंट एसेट ट्वाइस होने चाहिए आपकी करंट लायबिलिटी के मुकाबले। फोर्थ पॉइंट है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? डेब्ट मतलब जो बाहर वालों से आपने पैसा लिया है डिवाइड बाय इक्विटी, दैट इज जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन में आंसर क्या करना है, करेक्ट कौन सा है? तो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। सॉरी 1, 2, 4 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट थी, इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और वो वाला ऑप्शन हमने चुन लिया है। अब आते हैं हम 46 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में आप मेनली करते हैं क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर के बेसिस पे आप एनालिसिस करते हैं। तो क्या रेशियो एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस का हिस्सा है? आंसर है यस। क्या कंपैरेटिव स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस का हिस्सा है? आंसर है नो। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का हिस्सा है, जहां पर आप मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट में एफएस 1 ईयर का यूज होता है? तो आंसर क्या होगा? यस। तो इन तीनों में से रेशियो और कॉमन साइज वर्टिकल एनालिसिस का हिस्सा है, तो जिस ऑप्शन में 1 और 3 होगा वो आपका करेक्ट होगा, और वो है आपका 46 का बी। (47) तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के चैप्टर में से है। तो हमको देखना है कि जो कॉलम 1 में चीजें हैं वो कॉलम 2 के हेडिंग के अंदर किस हेड में आती हैं। तो पहला है आपका लूज टूल्स। लूज टूल्स आपके किसके अंदर आएंगे सर? लूज टूल इन्वेंट्री का हिस्सा है, दैट इज 1 का हो जाएगा आपका डी। पेटेंट, पेटेंट आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट आता है, तो सेकंड का हो जाएगा आपका ए। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए ये एसेट होता है। अदर करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टेंजिबल फिक्स एसेट है, तो ये फिक्स एसेट तो नहीं है, ना ही ये बोरोइंग है, तो अदर करंट एसेट में आ जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। डिवेंचर्स आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, तो फोर्थ का आपका हो जाएगा सी। और मशीनरी आपका होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा ई। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का आपका बी, फोर्थ का आपका सी और फिफ्थ का आपका ई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 48 में आते हैं, विच रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ऐसा कौन सा रेशियो है जो बताता है कि टोटल एसेट जो आपके बिजनेस में लगे हुए हैं उसमें से कितना पोर्शन आपके शेयर होल्डर का लगा हुआ है, आपके इक्विटी का लगा हुआ है। सर प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी, या जिसे हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर ये रेशियो अगर 40% आया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे बिजनेस में 100 रुपए के टोटल एसेट हैं तो उसमें से 40 रुपए के एसेट फाइनेंस तो हमारे शेयर होल्डर ने ही किया है, तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 49 में आते हैं,
टोटल सेल अगर 2,50,000 है, क्रेडिट सेल 25% है कैश सेल्स की। हमको टोटल सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल का हमको परसेंटेज गिवन है कि वो कैश सेल्स की 25% होंगी और आपको बताना है क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर हम फंस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैश सेल्स कितना है वो हमको पता नहीं। अगर हम कैश सेल्स कितना है वो हम निकाल लेंगे तो हम क्रेडिट सेल भी आसानी से निकाल लेंगे। तो कैश सेल्स पता नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कैश सेल्स भी एक्स। तो अगर कैश सेल्स एक्स हैं तो क्रेडिट सेल कैश सेल्स का 25% है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.25x। और हमको पता है कैश प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल होता है और टोटल सेल की अमाउंट तो हमको गिवन है कितनी, 2,50,000 इज इक्वल टू कैश सेल्स आपकी x प्लस क्रेडिट सेल्स आपका 0.25x। 2,50,000 इज इक्वल टू आपका 1.25x, x इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 1.25। सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। अब x आया क्या आपका, सर x तो आपकी कैश सेल्स आई है, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है। और क्रेडिट सेल कैश सेल्स का कितना है 25%, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए का 25%, दैट इज 50,000। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अगर एवरेज इन्वेंट्री आपकी 80,000 है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकाल कर दे दिया है 6 टाइम्स है और आपको बता दिया है कि जो भी आपकी कॉस्ट है ना उसे 25% ऊपर पे हम जो है गुड्स बेचते हैं। तो असल में ये 25% में अमाउंट में कितना है यही तो हमको निकालना है। कॉस्ट से 25% ऊपर में बेचा, यही तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, पर उसके लिए हमको सबसे पहले कॉस्ट निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो आप। वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो तो हमको निकाल कर दे दिया है क्वेश्चन 6 टाइम्स। COGS हमको पता नहीं है एंड एवरेज इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपकी गिवन है 80,000। तो फिर आपकी COGS कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 80,000, दैट इज 4,80,000। तो ये 4,80,000 आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। इसमें अगर मैं अभी 25% ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। पर क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस थोड़ी ना पूछा है, यही 25% अमाउंट कितना है वही पूछा है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 4,80,000 का 25% कितना होगा सर 1,20,000। तो यही तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपका 50 का आंसर क्या हो जाएगा सर 1,20,000, दैट इज ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 51 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। याद रखें एक स्टेटमेंट हमने पहले क्वेश्चन किया था जहां पर पूछा था कि ट्रूथ कौन सा है, इस बार फॉल्स पूछ रहा है। पहला, व्हेन ऑल कंपैरेटिव फिगर्स इन अ बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल इट इज टर्म्ड एज हॉरिजेंटल एनालिसिस। ये गलत है, इसे तो हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। जब हम एक टोटल के बेसिस पे हर फिगर का, हर आइटम का बैलेंस शीट में परसेंटेज निकालते हैं, वो आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है, ना कि हॉरिजेंटल। तो पहला ए जो है रॉन्ग है और हमको रॉन्ग ही पहचानना है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। ये भी गलत है, इसे तो हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी है जहां मैंने आपको बताया था वर्टिकल में हम 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल में मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम यूज करते हैं। सी ऑप्शन है, वर्टिकल एनालिसिस को
टाइम सीरीज एनालिसिस बोला जाता है, ये भी गलत है। टाइम सीरीज एनालिसिस इज सेकेंड नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ए बी सी तीनों ही आपके रॉन्ग है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 52 में आते हैं, एसर्शन रीजन बेस्ड है। एसर्शन रीड करते हैं, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट। अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है सर? क्रेडिट साइड में। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है? आंसर क्या है? यस। तो एसर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? क्योंकि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से COGS कम हो जाता है। ये रीजन है। क्या ये रीजन करेक्ट है? आंसर है यस। हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि COGS का मतलब क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सपोज हमने माना ओपनिंग स्टॉक 100 है, 20 का आपने परचेज किया, 10 रुपये आपके खर्चे लग गए और क्लोजिंग स्टॉक 10 माना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? COGS 120। अब हम देखते हैं ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी फिगर को चेंज करते हैं, इसको 10 की जगह हम 50 लेकर देखते हैं क्या COGS कम होगा? तो ओपनिंग स्टॉक 100 ही रहा, परचेज आपका 20 है, 10 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 130 माइनस 50, तो COGS क्या आ जाएगा आपका? 80। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करने से आप देखें COGS कम हुआ? तो आंसर क्या है? यस। तो यहाँ पर भी आपका एसर्शन और रीजन दोनों जो है करेक्ट है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए था, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। 53 भी आपका एसर्शन रीजन बेस्ड है। कहता है कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो फेवरेबल पोजीशन बताता है। बिल्कुल गलत। ऑपरेटिंग रेशियो आपका कॉस्ट का रेशियो है, और कभी भी किसी भी केस में कॉस्ट या एक्सपेंस का रेशियो ज़्यादा होता है तो वो फेवरेबल कैसे हो सकता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पास प्रॉफिट कम होगा, तो इसको फेवरेबल हम कैसे कह सकते हैं? फेवरेबल नहीं कह सकते। सो एसर्शन इज रॉन्ग। रीजन देखते हैं, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। असल में जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS बोलते हैं, वो लेते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं। क्या इग्नोर करके चलते हैं यहाँ पर हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये रीजन यही कह रहा है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई होगा तो आपके पास बहुत सारा अमाउंट बच जाएगा, जिससे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर करने के बाद भी प्रॉफिट कमा लोगे। ये तो बिल्कुल गलत है। जितना आपका ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा होगा उतने पैसे आपके पास कम बचेंगे टू कवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रीज़न भी आपका जो है रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। 54 में आते हैं, करंट रेशियो ऑफ एडार लिमिटेड इज 2.5:1। मतलब अगर करंट एसेट आपके 5 लाख हैं तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है? 2 लाख। ठीक है सर। अकाउंटेंट वांट टू मेंटेन इट एट। अब अकाउंटेंट चाहता है इन दोनों के बीच में अभी जो रेशियो है वो किसका है? 2.5:1 का है, और वो करना चाहता है इसको 2:1, और उसके लिए कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे केस में हमको यहाँ पर एक अमाउंट इमेजिन करनी चाहिए, एक जर्नल एंट्री आप पास करके फिर इस पर, इस एंट्री का, इस ट्रांजैक्शन का इस पर इम्पैक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं माना कि ही कैन रीपे बिल्स पेबल, मतलब लायबिलिटी आपने पे कर दी। मान लो अमाउंट मान लेते हैं हम 1 लाख रुपीज़। इसकी एंट्री क्या होती है? अगर आप बिल्स पेबल का पेमेंट कर देते हैं, सर बिल्स पेबल टू कैश 1 लाख रुपए से। अब सोचो इस एंट्री के बाद इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर 1 लाख से लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो करंट लायबिलिटी अब बचेगी 1 लाख रुपीज़ की। सर सिमिलरली
करंट एसेट भी जो है, क्योंकि कैश चला गया आपके बिजनेस से 1 लाख रुपए, ये भी आपके कम हो जाएंगे और बचेंगे आपके 4 लाख रुपए के। तो रेशियो क्या हो रहा है अभी 4:1। क्या ये टारगेट है? नहीं सर, रेशियो तो 2:1 टारगेट है। तो ये ऑप्शन तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेकंड आते हैं, इसने परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर से अमाउंट हमने 1 लाख ही एज्यूम कर लिया। एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज करते हैं तो 1 लाख से आपका स्टॉक बढ़ता है, दैट इज जो आपके करंट एसेट हैं जो पहले 5 लाख के थे वो अब 6 लाख के हो जाएंगे। और क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी 1 लाख रुपए से। लायबिलिटी अभी 2 लाख की है, अब लायबिलिटी आपकी 3 लाख की हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर आपका 2:1 रेशियो मेंटेन हो रहा है? आंसर यस। तो सेकेंड ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन में ऐसे आंसर भी हैं जहाँ पर 2-2 चीज़ें सही बताई गई हैं, तो आपको थर्ड वाला भी करके देखना चाहिए। सपोज इसने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, फिर से माना लोन जो लिया है वो भी 1 लाख का लिया होगा, 1 लाख का लिया होगा। तो एंट्री करते हैं, बैंक में पैसे आए टू बैंक लोन, एंट्री 1 लाख से 1 लाख से। इस एंट्री का इम्पैक्ट करते हैं, बैंक में पैसे आ गए तो फिर से करंट एसेट जो 5 लाख का था वो आपका 6 लाख का हो जाएगा। और बैंक लोन की करंट लायबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन लिया है ना, करंट लायबिलिटी आपकी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। पहले 2 लाख थी, 1 लाख का लोन आपने और ले लिया, ये भी 3 लाख हो जाएगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन में भी आपका करंट रेशियो जो टारगेट आइडियल रेशियो है 2:1 वो हो रहा है। तो अकाउंटेंट ये दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज करके करंट रेशियो 2:1 ला सकता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? सर ऑप्शन डी 2 और 3। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में भी गिवन है और आपको इसी अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन नहीं है। ट्रांजैक्शन देखो, एक अमाउंट को आप अज्यूम कर लो, एंट्री पास करो, इम्पैक्ट देखो, आराम से निकल जाएगा, मिस्टेक होने की कोई भी चांस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ है। जैसे ही आपने ये वर्ड देखा, ये किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है? सर जो एनालिसिस में पहला चैप्टर है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से आया है। और वहां पर हमको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया गया था और ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में एक पॉइंट बोला गया था, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ है तो कोई चीज करंट है या नॉन करंट है, ये बात डिसाइड करने के लिए आप ऑपरेटिंग साइकिल को कंसीडर करते हैं। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल सपोज मोर देन 12 मंथ है तो हम 12 मंथ को इग्नोर कर देते हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल के जो मंथ होते हैं उसके बेसिस पर ही करंट एसेट करंट लायबिलिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, पर गिवन क्वेश्चन में तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका 8 मंथ गिवन है, दैट इज लेस देन 12 मंथ है। तो इस केस में क्या करते हैं सर? इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल का ये जो 8 मंथ है ना, इसको आप इग्नोर करके चलते हैं, दैट इज आप 12 मंथ को ही कंसीडर करते हैं टू डिसाइड कि वेदर इट इज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ है, हमने तय कर लिया। अब ये 8 मंथ मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया है। इट हैज अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल लाइक आपके डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। टोटल कितना है आपका ये अकाउंट रिसीवेबल? 1 लाख का। इस 1 लाख में कह रहा है कि जो 60,000 हैं वो 11 महीने में मिल जाएंगे। ठीक है सर, आपने कहा 12 मंथ कंसीडर करना है, तो ये 60,000 अगर 11 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएंगे तो ये 60,000 हमारे करंट एसेट माने जाएंगे। ओके, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट अबाउट 40,000? उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो दोस्तों उसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 60,000 कह रहा है कि 11 महीने में मिलेंगे, मतलब जो 40,000 है वो तो इवन लेस देन 11th मंथ में आपको रियलाइज हो जाएंगे। दैट इज ये भी आपका करंट एसेट ही रहेगा। 60,000 भी करंट एसेट रहेगा, 40,000 भी आपका करंट एसेट रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 40,000 के बारे में क्लियरली नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 ओपिनियन फॉर्म हो सकती है। कुछ कहेंगे ये मतलब निकालते हुए कि 1 लाख जो है टोटल को ही हम करंट एसेट दिखा देंगे, एंड कुछ ये कहेंगे
कि 60,000 को आप करंट एसेट दिखाओ और 40,000 को आप नॉन करंट एसेट दिखाओ, मतलब इन लोग ये मानेंगे कि जो 40,000 है वो रियलाइज हो रहा है आफ्टर 11 मंथ। पर ये आंसर करेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 40,000 आफ्टर 11 मंथ है तो 11 मंथ यहां पर नहीं बोलना था, उसको आफ्टर 12 मंथ बोलना था, तब मैं श्योरिटी से बोल सकता कि 40,000 नॉन करंट है। इसलिए मैं यही मान रहा हूं कि 40,000 जो है या तो 11 महीने से पहले रियलाइज हो गया है या 11वें और 12वें महीने के बीच में रियलाइज हो गया है, दैट इज विद इन 12 मंथ रियलाइज हो गया है। तो 60,000 भी करंट एसेट है, 40,000 भी करंट एसेट है, और इसलिए मैं मानूंगा। और सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी 1 लाख ही आंसर गिवन है, तो हम आंसर डी लेकर ही चलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। टोटल हमारे 3 वीडियो बने इसके, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 1 से 1 महीना और कुछ दिन ही आपके बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी करें। उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।